Hello, students. Welcome to my channel. Myself, Nimit sir, and we are doing chapter number one of our economics. And today we are going to do the new topic. And today we will close this chapter. Some requisite aspects in collecting statistical information. मतलब अगर हमें information collect करनी है, ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, मतलब अगर आप डायग्राम या कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। रिक्विसिट एस्पेक्ट्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ग्राफ बनाने के टाइम पर। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें केयरफुली देखनी है। सबसे पहली जो बात है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा, द सोर्सेज ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल। मतलब जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंडिया में कितनी आबादी है उसका डेटा कलेक्ट किया, इंटरनेट पे से कलेक्ट किया, तो जो वेबसाइट पे से मैं कलेक्ट करूँगा वो रिलायबल होना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर मैं आपको कोई पॉपुलेशन का डेटा डायग्राम के थ्रू बनाता हूँ आपके लिए, तो वो डेटा सही होना चाहिए। गलत डेटा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको गलत नॉलेज मिलेगा। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ वेबसाइट से या कोई बुक में से ले रहा हूँ, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे हमारे इंडिया में डेटा कलेक्ट कौन करता है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल माना जाता है, तो दो ऐसी मतलब एजेंसी है, एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है और एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दो ऐसी मतलब इंस्टीट्यूट है जो मतलब डेटास कलेक्ट करते हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों दिल्ली में बेस है, हमारा न्यू दिल्ली है, वहाँ पे ये कलेक्ट किया जाता है। दूसरा, पूरी दुनिया में रिपोर्ट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पूरी दुनिया में डेटास कलेक्ट करता है। क्लैरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दूसरा एक और होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। When there is a cause effect relationship between the variable, then cause variable is created independent variable। देखिए cause और effect relationship मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे। एक मैंने आपको बताया था cause मतलब समझ लो रेनफॉल। अगर रेन होती है तो उसका इफेक्ट होता है क्रॉप पे। तो रेन जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसका जो रेन का असर दूसरे पे पड़ता है, मतलब जिस पे असर पड़ता है वो डिपेंडेंट होता है और जिसके वजह से असर हो रहा है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में दो तरह की चीज़ें हम लोग को देखना है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे बताया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे बताया जाता है। जैसे अगर मैं बताओ कि भाई अगर बरसात हो रही है तो बरसात जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि बरसात का असर तो क्रॉप पे होगा, तो कितनी बरसात हो रही है वो एक्स पे बताया जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई पे बताया जाएगा। जैसे मैं आपको ये ग्राफ में बताऊँ तो यहाँ पे हम एक्स लेंगे और यहाँ पे हम वाई लेंगे, तो यहाँ पे कितनी बरसात हो रही है, रेनफॉल एक्स पे बताया जाएगा और क्रॉप्स उसके ऊपर उसका असर क्रॉप्स पे हो रहा है वो वाई पे बताया जाएगा। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमको प्रेजेंट करना है, ठीक है। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्केल्स। अब हमें स्केल्स को भी मतलब अप्रोप्रिएटली बताना है कि भाई जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्केल लेना पड़ता है। जैसे आप देखोगे कभी भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपने 10th में भी किया था, यहाँ पे ग्राफ के लिए हम लोग 5-5 का डेटा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, आप 5-5 का गैप ले रहे हो तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो आपको प्रॉपर स्केल लेना है, नहीं तो क्या है ना, फिर पूरा आपका जो डेटा है ना वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप अपने डेटास को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब 5-5 का लो, 10-10 का लो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है उसमें हम लोग डायग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से डायग्राम होते हैं, बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम और पार डायग्राम। 3 तरह के डायग्राम्स को प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर।
सबसे पहला है बार डायग्राम। बार डायग्राम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बार ग्राफ। ये आप लोग ने पहले शायद किया होगा। बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें हम लोग है ना रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैंने बताता हूँ डायग्राम में, यहाँ पे देखिए बार्स रेक्टेंगुलर बनाए गए। देखिए ये अगर आप देखो तो ये जो है वो रेक्टेंगुलर बार्स है, रेक्टेंगुलर शेप में बताए गए, जिसमें अलग अलग साल लिया गया है 1970, 1980, 1990। देखो यहाँ पे टेबल के थ्रू हम लोग, ये डेटा है, ये कोई वेबसाइट से लिया गया डेटा है और उस डेटा को हम लोगों ने ग्राफ में बताया है। जैसे 1970 में अगर आप देखो तो इसमें जो डेटा गया है वो वीट का दिया हुआ है कि भाई 1970 में वीट कितना प्रोडक्शन हुआ था, हमारे देश का है ये 23.8। तो उसको वो लोग ने ग्राफ में बताया। देखिए यहाँ पे जो ईयर है उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और जो प्रोडक्शन है वो वाई एक्सिस पे। ये कॉज हो गया और ये इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो कॉज होता है वो साल, ईयर को भी हम कॉज बोल सकते हैं। कॉज एक्स एक्सिस को हम लोग ने गिना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस को हमने गिना है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी ईयर्स वगैरह होते हैं, जो भी साल होते हैं, उसको हमको हमेशा एक्स पे लेना है और उसके सामने कोई भी डेटा दिया होता है उसको हमको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे अलग अलग साल है उसमें अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है। 80s में 36.3, 90s में 55.1। तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखो यहाँ पे स्केल लिया है, 10-10 का गैप लिया है। देखो वैसे भी इस सालों में 1970 से 80 से 90 से 2000 सब में 10-10 साल का गैप है। तो यहाँ पे हमने 10-10 साल का गैप लिया है, नीचे में वो स्केल हमने प्रॉपरली ले ली है। तो यहाँ से आपको इजीली मालूम पड़ रहा है। देखो पहले रेक्टेंगुलर बार कितना छोटा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, हाईएस्ट है 2010 में, देखो कितना बड़ा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि बढ़ता जा रहा है। 1970 में थोड़ा कम था, 80s में बढ़ा, 90s में बढ़ा, 2000 में बढ़ा, 2010 में बढ़ा। इससे मालूम पड़ता है वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये था हमारा बार ग्राफ, इसको सिंगल ही हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आता है क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर बार डायग्राम का मतलब होता है व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर। देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल कितने सारे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लस्टर के अंदर बहुत सारी कैटेगरी दी है, मेल फीमेल टोटल, जबकि अगर हम बार में देखें, बार डायग्राम में सिर्फ एक ही कैटेगरी दी थी, प्रोडक्शन। जब आपको बहुत सारे कैटेगरीज दी जाएगी, मेल फीमेल बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है, टोटल भी दिया है, तीन चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताई है, एक मेल फीमेल और टोटल। इसमें लिटरेसी रेट बताया गया है 1951 में मेल कितने थे 30.17, फीमेल 12.79, टोटल 21.9। ये टेबल है जो इंटरनेट से, वेबसाइट से लिया गया है। अलग अलग साल के डेटास को बताया गया है 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। तो पहले तो हम लोग 10-10 साल का गैप ले लेंगे। आपको सबको पता ही है कि स्केल लेना बहुत ज़रूरी है, सब में वैसे भी 10-10 साल का गैप है, तो 10-10 साल का हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया और हम उसको वाई एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो आपका एक्स एक्सिस है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, लेटी हुई लाइन उसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। देखिए 10-10 साल का गैप लेना जरूरी है, तभी डेटाज आप इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे। उसके बाद वाई एक्सिस पे अगर आप देखो तो वाई एक्सिस पे भी हमने अपने मन से 10 से चालू किया है। आप कितने से भी चालू कर सकते हो, पर हमेशा बोला जाता है कि 10 से अगर चालू करते हो तो बेटर रहता है। इसमें भी हमने 10-10 साल का गैप लिया, देखिए 10, 20, 30, 40, 50। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटास को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 1951 में कितना है 30.17, तो 1950 में 51 में 30.17 देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये रहा 30.17। उसके बाद ये था मेल का, क्योंकि देखो मेल के सामने आप सिंबल देखो तो मेल का सिंबल कितना है, ये मेल का सिंबल है ऐसा, तो उसको आप एक सिंबल दे दो, क्योंकि क्लस्टर में आपको जॉइंटली सब बताना पड़ेगा। मतलब 1951 में मेल फीमेल और टोटल सब है, तो 1951 में मेल फीमेल और टोटल तीनों बताया गया है। 1961 में भी मेल फीमेल टोटल, मतलब 1951 में तीन कैटेगरी दी थी, मेल फीमेल और टोटल, तो देखो यहाँ पे तीनों बताए गए। और यहाँ पे आप देखो तो फीमेल का खाली है बॉक्स, ये फीमेल का बॉक्स है, तो 1951 में फीमेल का भी बॉक्स बताया गया है। और 51 में फीमेल का तो है ही, और साथ साथ में हम लोग इसका भी देखेंगे टोटल। टोटल देखिए यहाँ पे टोटल में कुछ ऐसा सिंबल बताया गया है, तो वो भी हमने रिप्रेजेंट किया। मतलब हर साल में आपको
तीनों कैटेगरी के बारे में बताना है, इसलिए इसको जॉइंट बोलते हैं। देखो जॉइंटली है, हर साल आप देखोगे तो फीमेल और मेल सब बताया गया, ये मेल है, ये फीमेल है, ये टोटल है, ये मेल है, ये फीमेल है और टोटल है। मतलब एक ही साल में आपको तीनों बार बनाने हैं, तीनों रेक्टेंगुलर बार बनेंगे। ये जॉइंटली होगा, क्लस्टर का मतलब होता है जॉइंटली, बार में अलग अलग बताया जाता है। अब हम पाई के बारे में पढ़ेंगे। पाई डायग्राम क्या होता है? एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता है। सर्कुलर का मतलब होता है गोल, सर्कुलर। उसके अंदर हम लोग सारे डेटास को बताते हैं और सर्कल के थ्रू बताया गया है, इसलिए पाई डायग्राम है, ठीक है। और उसको हम उसके अंदर भी देखो 3 सेक्टर दिए, सेक्टर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, 3 सेक्टर दिए गए हैं। एग्रीकल्चर के सामने कितना है? 13.9, इंडस्ट्रीज़ के सामने 26.2 और सर्विस के सामने 59.9। मतलब एग्रीकल्चर में एनआई का मतलब होता है नेशनल इनकम, हमारे देश की इनकम, हमारे देश में कितनी इनकम हो रही थी। तो एग्रीकल्चर में हमारे देश में 39.9 इनकम हो रही थी, इंडस्ट्रीज से 26.2 और सर्विस से 59.9। तो उसको हमने सर्कल में रिप्रेजेंट किया है। ये पूरा सर्कल जो होगा आपका 360 डिग्री का होगा। मतलब 360 डिग्री का एक सर्कल ड्रॉ करके हमको डेटास को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर का है, 59 पॉइंट। देखो ये पूरा कितना इसने पोर्शन लेके रखा हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर का है और इंडस्ट्रीज़ का है। सर्विस सेक्टर को हमने इतना पोर्शन दिया है क्योंकि उसका डेटा बहुत ज़्यादा है, उसको खाली रखो, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। एग्रीकल्चर में भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो और इंडस्ट्रीज़ में भी। ओके, तो इस तीनों सेक्टर को हमने अलग अलग तरह से बांटा गया है। ये एग्ज़ाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ डिफाइन आएगी। ओके, थैंक यू।